आज के समय में ना कच्चा डेटा हर बड़ी कंपनी की रगों में दौड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर सच कहा जाए तो लाखों करोड़ों पंक्तियों वाला डेटा अपने आप में सिर्फ नंबरों का एक निर्जीव ढेर है। जब तक उस डेटा से कोई मतलब ना निकाला जाए, कोई कहानी ना बुनी जाए, तब तक वो व्यवसाय के लिए किसी काम का नहीं है। सही बात है, वो सिर्फ जगह घेरता है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो डेटा की दुनिया में काम करने वालों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतरीन गाइड है ये रॉयल रिसर्च द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत गाइड है, रॉयल रिसर्च गाइड टू एडवांस डैक्स फंक्शंस। हमारा आज का मिशन इस बात की तह तक जाना है कि डैक्स यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस किस तरह डेटा मॉडलिंग और विश्लेषण की पूरी तस्वीर को बदल कर रख सकते हैं। खासतौर पर जो लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, एक्सेल या एसक्यूएल सर्वर एनालिसिस सर्विसेज के साथ दिन रात उलझते हैं ना, उनके लिए ये गाइड एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। एकदम सही कहा आपने। और इस स्रोत की सबसे अच्छी बात यह है कि ये केवल थ्योरी तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं इसमें। बिल्कुल नहीं। ये गाइड इस बात पर गहराई से फोकस करती है कि चाहे कोई इस डेटा की दुनिया में नया कदम रख रहा हो या फिर कोई सालों का अनुभवी डेटा पेशेवर हो, डैक्स में महारत हासिल करना डेटा के साथ काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, ये सिर्फ स्प्रेडशीट में कुछ सेल्स को जोड़ने या घटाने जैसी बात नहीं है। हाँ, वो तो बेसिक एक्सेल हो गया। हाँ, डैक्स एक ऐसा ढांचा है जो डेटा के भीतर छिपे उन पैटर्न्स को बाहर लाता है जो शायद साधारण नजरों से कभी देखे ही ना जा सके। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। असल में ये डैक्स है क्या? मतलब जो लोग सालों से पारंपरिक एक्सेल फॉर्मूलों पर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नया टूल सीखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि बाहर से देखने पर तो ये भी किसी आम फॉर्मूले जैसा ही लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत के अनुसार इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। अक्सर लोग डैक्स को ना एक्सेल फॉर्मूलों का ही एक एक्सटेंशन मान लेते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। लेकिन रॉयल रिसर्च के अनुसार डैक्स का पूरा डीएनए ही अलग है। डैक्स असल में फंक्शंस, ऑपरेटर्स और कॉन्स्टेंट्स का एक बेहद शक्तिशाली संग्रह है। तो ये एक्सेल से अलग कैसे काम करता है? देखिए, पारंपरिक एक्सेल फॉर्मूले आमतौर पर सेल बेस्ड होते हैं। मतलब एक सेल से दूसरे सेल का कनेक्शन। बिल्कुल, यानी वे एक सेल से दूसरे सेल पर काम करते हैं और काफी हद तक स्थिर होते हैं, स्टैटिक होते हैं। लेकिन डैक्स की दुनिया टेबल बेस्ड और कॉलम बेस्ड होती है। अच्छा। यह डायनामिक डेटा विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब कोई डैशबोर्ड पर क्लिक करता है, रिपोर्ट में अलग अलग फिल्टर लगाता है या समय सीमा बदलता है, तो डैक्स खुद को उस नए परिदृश्य के अनुसार तुरंत ढाल लेता है। अरे वाह! आपको एक्सेल की वो सीमाएं तो याद होंगी जहां लाखों रोज का डेटा आते ही सिस्टम हैंग होने लगता है। हाँ, वो तो बहुत ही आम समस्या है। सिस्टम पूरा फ्रीज हो जाता है। बिल्कुल। डैक्स उन सीमाओं को पार कर जाता है और कस्टम कैलकुलेशन बनाने की ऐसी आजादी देता है जो किसी भी जटिल व्यापारिक मॉडल के अनुसार ढाली जा सकती है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी रुकी हुई तस्वीर की जगह एक जीवंत और इंटरैक्टिव फिल्म देखना, जो देखने वाले के हर सवाल के साथ अपना रूप बदल लेती है। बहुत ही बढ़िया तुलना की आपने। स्रोत में एक जगह जिक्र है कि डैक्स का इस्तेमाल करके डेटा मॉडल में वो जानकारी भी पैदा की जा सकती है जो मूल रूप से वहां मौजूद ही नहीं थी। ये वाकई एडवांस्ड एनालिटिक्स की शुरुआत है। अब इस गाइड के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। रॉयल रिसर्च गाइड ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई एक फंक्शन है जिसे डैक्स का दिल कहा जा सकता है, तो वो है कैलकुलेट फंक्शन। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैलकुलेट फंक्शन वास्तव में पूरे डैक्स आर्किटेक्चर का मास्टरमाइंड है। मास्टरमाइंड। हाँ। रॉयल रिसर्च की गाइड बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाती है कि ये फंक्शन किसी भी एक्सप्रेशन का मूल्यांकन करता है, लेकिन एक संशोधित फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के भीतर। हाँ, ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या है? आसान भाषा में बताऊं तो जब भी हम डेटा का विश्लेषण करते हैं तो उसके पीछे कुछ छुपे हुए नियम या फिल्टर काम कर रहे होते हैं। यही कॉन्टेक्स्ट है। ओके। कैलकुलेट इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसके पास इतनी ताकत है कि वो इस मौजूदा कॉन्टेक्स्ट को ओवरराइड कर सके। मतलब वो पुराने नियमों को तोड़ सकता है? बिल्कुल, वो पुराने फिल्टर को हटा सकता है, नए नियम जोड़ सकता है या मौजूदा नियमों को पूरी तरह से बदल सकता है। इसीलिए डेटा पेशेवर इसे डैक्स का सबसे शक्तिशाली टूल मानते हैं।
इसे थोड़ा और व्यवहारिक रूप से समझने के लिए स्रोत में दिए गए एक उदाहरण पर बात करते हैं। मान लीजिए कि करोड़ों के लेन देन वाला एक विशाल रिटेल डेटाबेस है। अब मैनेजमेंट को अचानक से सिर्फ एक खास उत्पाद श्रेणी जैसे बाइक्स यानी साइकिल की कुल बिक्री देखनी है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कंपनियों में। अगर हम पुराने तरीके से जाएं तो शायद डेटा को मैन्युअली फिल्टर करना पड़े जी। लेकिन डैक्स में हम बस कैलकुलेट फंक्शन को बुलाते हैं, उसे कुल बिक्री जोड़ने का निर्देश देते हैं और साथ ही एक शर्त लगा देते हैं कि भाई ये गणना सिर्फ और सिर्फ तभी होनी चाहिए जब कैटेगरी बाइक्स हो। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में जो सबसे अहम बात हो रही है ना, वो ये है कि कैलकुलेट फंक्शन डेटा मॉडल के बाकी सभी शोर को म्यूट कर देता है। शोर को म्यूट कर देता है? हाउ? मतलब बिना इस फंक्शन के अगर हम सिर्फ कुल बिक्री निकालते तो वो स्टोर की हर एक चीज का जोड़ दे देता, लेकिन कैलकुलेट वहां जाकर एक नया नियम लागू कर देता है। ये मौजूदा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को अपनी ताकत से बदल देता है। और ये तो सिर्फ एक बहुत ही सीधा उदाहरण हुआ। हाँ, बहुत बेसिक सा। असल कॉर्पोरेट दुनिया में इसका उपयोग बहुत गहरे स्तर पर होता है, जहां एक ही कैलकुलेट के अंदर 5-6 अलग-अलग और जटिल फिल्टर शर्तें लगाई जाती हैं ताकि एक बहुत ही विशिष्ट व्यावसायिक मीट्रिक तैयार की जा सके। ये उदाहरण मुझे ना एक बहुत ही शक्तिशाली दूरबीन की याद दिलाता है। दूरबीन? हाँ, मान लीजिए वो विशाल डेटाबेस एक अनंत रात के आकाश की तरह है जिसमें लाखों करोड़ों तारे बिखरे पड़े हैं। साधारण फॉर्मूले शायद उस पूरे आसमान की रोशनी को एक साथ नापने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ खास समझ नहीं आएगा। सही बात है। लेकिन कैलकुलेट एक ऐसी दूरबीन है जिससे बिल्कुल सटीक निर्देश दिए जा सकते हैं कि वो आकाश के उस विशाल डेटा में से सिर्फ और सिर्फ एक विशेष नक्षत्र, जैसे यहाँ बाइक्स की बिक्री, पर फोकस करें और बाकी सब कुछ धुंधला कर दे। ये तुलना इसे विजुलाइज करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। कैलकुलेट सच में उसी दूरबीन की तरह काम करता है। लेकिन एनालिटिक्स की दुनिया में कभी-कभी सिर्फ एक कैटेगरी पर फोकस करना ही काफी नहीं होता। हाँ, सवालों की लिस्ट तो लंबी होती है। कई बार मैनेजमेंट के सवाल इतने टेढ़े होते हैं कि दूरबीन के लेंस को और भी ज्यादा साफ और बारीक करने की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर इस गाइड का एक और प्रमुख फंक्शन अपनी जगह बनाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हमें इस फोकस को और भी परिष्कृत करना हो, उसे रिफाइन करना हो, तब फिल्टर फंक्शन की एंट्री होती है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि सिर्फ साधारण शर्तें लगाना हमेशा काम नहीं आता। एकदम सही। रॉयल रिसर्च के अनुसार फिल्टर फंक्शन कोई साधारण नंबर या टेक्स्ट नहीं लौटाता, बल्कि ये पूरी की पूरी एक नई टेबल लौटाता है, जो किसी दूसरी बड़ी टेबल का एक छाका हुआ हिस्सा होती है। मतलब एक सबसेट। हाँ, एक सबसेट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर फिल्टर का इस्तेमाल अकेले नहीं किया जाता। इसे अक्सर कैलकुलेट के अंदर नेस्ट किया जाता है। मतलब एक के अंदर एक? जी हाँ, एक के अंदर एक को फिट किया जाता है ताकि डेटा की बहुत ही जटिल परतों को एक साथ फिल्टर किया जा सके। गाइड में इसका एक बड़ा ही सटीक और व्यवहारिक उदाहरण भी दिया गया है। सोचिए कि हमें सिर्फ उन्हीं लेन देन पर ध्यान देना है जहां किसी ने भारी मात्रा में खरीदारी की हो। मान लीजिए जहां बेची गई क्वांटिटी 10 से अधिक हो। तो हम फिल्टर फंक्शन का उपयोग करके उस पूरी सेल्स टेबल को स्कैन करते हैं और सिर्फ वही रिकॉर्ड्स बाहर निकालते हैं जो इस शर्त को पूरा करते हो। और ये सिर्फ एक टेबल को छोटा करने के बारे में नहीं है। अच्छा। जब इस फिल्टर को कैलकुलेट के भीतर रखा जाता है तो ये डेटा विश्लेषण की उन सीमाओं को पार कर जाता है जहां साधारण फिल्टर हार मान लेते हैं। कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी ऐसे मीट्रिक की गणना करनी है जिसे साधारण ट्रू फॉल्स शर्त से नहीं सुलझाया जा सकता, जहां हमें पूरे टेबल के डेटा को पंक्ति दर पंक्ति छानने की जरूरत होती है, वहां ये फिल्टर फंक्शन एक आभासी टेबल बनाकर, यानी एक वर्चुअल टेबल बनाकर मेमोरी में रख लेता है और फिर उस पर गणना करता है। रुकिए, पंक्ति दर पंक्ति की बात आई है तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है। जी बताइए। ये तो समझ में आ गया कि हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, टेबल को छोटा कर सकते हैं और उसे एक खास नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब हमें एक ही समय में कई पंक्तियों पर कोई बहुत ही जटिल गणितीय गणना करनी हो? मतलब रो बाय रो कैलकुलेशंस? हाँ, जैसे अगर हम कुल बिक्री की बात ना करके मुनाफे की बात करें, जहां हर एक लेन देन पर सेल्स अमाउंट से कॉस्ट को घटाना जरूरी है, तो मुनाफे वाले उदाहरण में फॉर्मूला पहले टेबल की पहली पंक्ति पर जाएगा, वहां उस विशेष बिक्री में से उसकी विशेष लागत घटाएगा और एक नंबर याद रखेगा। एकदम सही। फिर वो दूसरी पंक्ति पर जाएगा, फिर तीसरी पर, और जब लाखों पंक्तियों का हिसाब हो जाएगा तब उन सभी को जोड़कर एक फाइनल प्रॉफिट नंबर देगा। हाँ, साधारण सम शायद पहले सारी सेल्स जोड़ता और फिर सारी कॉस्ट जोड़ता, जो कई जटिल परिदृश्यों में बिल्कुल काम नहीं करता।
जहां रो कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है, जहां एक ही केबल के कई कॉलम्स को आपस में गुणा या भाग करना होता है, वहां समेक्स जैसे इटरेटर्स ही एकमात्र रास्ता होते हैं। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, लेकिन रॉयल रिसर्च के इस स्रोत में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी दी गई है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। चेतावनी? क्या ये सिस्टम के क्रैश होने या धीमा होने से जुड़ी है? आपने बिल्कुल सही गैस किया। देखिए, अगर कोई फंक्शन करोड़ों पंक्तियों वाले डेटाबेस में एक एक पंक्ति पर जाकर गणित लगा रहा है, तो ये तो परफॉर्मेंस के लिए एक दुष्स्वप्न जैसा लगता है, एक नाइटमेयर। बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा। गाइड स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि सम एक्स और इसके जैसे अन्य इटरेटर फंक्शंस का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं। हाँ, क्योंकि ये डेटा की हर एक पंक्ति पर जाकर काम करते हैं, ये बहुत ज्यादा मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर की मांग करते हैं। अगर डेटा सेट बहुत विशाल है, तो एक गलत तरीके से लिखा गया समेक्स फंक्शन पूरे के पूरे डैशबोर्ड को इतना धीमा कर सकता है कि एक रिपोर्ट खुलने में मिनटों का समय लग जाए। और कॉर्पोरेट दुनिया में इतना समय किसी के पास नहीं होता। बिल्कुल, कॉर्पोरेट दुनिया में एक धीमा डैशबोर्ड एक बेकार डैशबोर्ड माना जाता है। इसलिए एक अच्छे डेटा पेशेवर को ये पता होना चाहिए कि कब इटरेटर का इस्तेमाल करना है और कब साधारण फंक्शन से काम चलाना है। एक बहुत ही व्यवहारिक चेतावनी है और शायद अनुभव के साथ ही सीखी जाती है। जी। अब इस गाइड के एक और सबसे आकर्षक और व्यवसाय के लिहाज से सबसे अहम हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। व्यापारिक दुनिया में ना कोई भी रिपोर्ट तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उसमें समय का पैमाना न जोड़ा जाए। बिल्कुल, टाइम बहुत जरूरी है। ये देखना कि कल क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है और कल क्या हो सकता है, ट्रेंड्स को देखने और भविष्यवाणियां करने के लिए समय आधारित गणना अनिवार्य है। गाइड इसे टाइम इंटेलिजेंस का नाम देती है। और ये नाम बिल्कुल उपयुक्त है। रॉयल रिसर्च गाइड के अनुसार डैक्स में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस विशेष रूप से समय आधारित डेटा को संभालने, मोड़ने और विश्लेषण करने के लिए ही बनाए गए हैं। देखिए, व्यवसाय केवल स्थिर नंबरों पर नहीं चलते, वे तुलनाओं पर चलते हैं। हाँ, हमेशा कंपैरिजन होता है। बिल्कुल, इस साल का प्रदर्शन पिछले साल से कैसा है, इस महीने की ग्रोथ पिछले महीने के मुकाबले कितनी है, इन सवालों के जवाब देने के लिए टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस किसी जादू से कम नहीं है। गाइड में कुछ बहुत ही शक्तिशाली फंक्शंस का विवरण दिया गया है, जैसे कि टोटल YTD फंक्शन। जी। गाइड में इसका जिक्र प्रमुखता से ये साल की शुरुआत से लेकर वर्तमान तारीख तक का कुल योग, यानी ईयर टू डेट टोटल, पलक झपकते ही निकाल देता है। हाँ, मान लीजिए मैनेजमेंट को हर दिन अपडेटेड YTD सेल्स देखनी है, तो बस एक फॉर्मूला सेट कर दिया और काम हो गया। सही कहा। इसके अलावा गाइड में सेम पीरियड लास्ट ईयर फंक्शन पर भी बहुत जोर दिया गया है। ये क्या करता है? ये फंक्शन ठीक पिछले साल के उसी समय का डेटा वापस लाता है। मान लीजिए कोई रिटेल कंपनी ये देखना चाहती है कि इस साल दिवाली के आसपास के हफ्तों में जो बिक्री हुई वो पिछले साल उन्हीं हफ्तों के मुकाबले कितनी ज्यादा या कम थी। ओहो, ये तो बहुत काम की चीज है। बिल्कुल, ये फंक्शन बिना किसी जटिल मैनुअल फिल्टरिंग के वो डेटा तुरंत सामने रख देता है। और एक और महत्वपूर्ण फंक्शन है डेट्स इन पीरियड, जो एक तय समय सीमा जैसे पिछले 30 दिन या पिछले 6 महीने के भीतर की तारीखों का रोलिंग डेटा देता है। अच्छा। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे ये फंक्शंस एक डेटा एनालिस्ट को महज एक रिपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति से बदलकर एक रणनीतिक सलाहकार में तब्दील कर देते हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब हमने कैलकुलेट्स की ताकत देखी, फिल्टर की बारीकी समझी, समेक्स का जोखिम भरा लेकिन जरूरी काम देखा और टाइम इंटेलिजेंस का जादू भी समझा। बिल्कुल। लेकिन कोई भी पेशेवर जो डैक्स की इस विशाल दुनिया में खुद को बेहतर बनाना चाहता है, वो इसे अपने रोजमर्रा के काम में कैसे अपना सकता है? गाइड का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड टिप्स वाला सेक्शन है, वो इस पे क्या रोशनी डालता है? रॉयल रिसर्च की ये गाइड इस बात को मानती है कि डैक्स सीखना एक खड़ी चढ़ाई जैसा हो सकता है। हाँ, आसान तो नहीं है। इसलिए इसमें कुछ बहुत ही ठोस सर्वोत्तम अभ्यास साझा किए गए हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सुझाव है फंक्शंस को मिलाकर इस्तेमाल करना, कंबाइन करना। हाँ, असली ताकत किसी एक फंक्शन में नहीं है, बल्कि उनके तालमेल में है। उदाहरण के लिए, एक डायनामिक प्रॉफिट मार्जिन मीट्रिक बनाने के लिए कैलकुलेट, फिल्टर और समेक्स तीनों को एक साथ मिलाकर एक ही फॉर्मूले में इस्तेमाल किया जा सकता है। तीनों एक साथ? जी, ये कई वेरिएबल्स को ध्यान में रखकर एकदम सटीक परिणाम देता है। लेकिन
इतने सारे फंक्शंस को एक साथ मिलाने से तो फॉर्मूला इतना जटिल हो जाएगा कि उसे पढ़ना ही सिरदर्द बन जाए। क्या गाइड इसके लिए कोई उपाय बताती है? बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा सबसे अहम अभ्यास सामने आता है, वेरिएबल्स का इस्तेमाल। अच्छा, VAR। हाँ, गाइड सख्ती से सलाह देती है कि लंबे और जटिल फॉर्मूलों के बजाय डैक्स में VAR का उपयोग करें। वेरिएबल्स बीच के परिणामों को स्टोर कर लेते हैं। इसे फॉर्मूला केवल पढ़ने और समझने में आसान नहीं होता, बल्कि ये सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी काफी बेहतर बनाता है, क्योंकि इंजन को एक ही चीज की गणना बार बार नहीं करनी पड़ती। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। इसके अलावा गाइड फॉर्मूले का इंक्रीमेंटल टेस्ट करने की सलाह देती है। यानी पहले एक छोटा हिस्सा लिखें, उसे टेस्ट करें, फिर उसमें दूसरी परत जोड़ें। ये तो एकदम कोडिंग के बुनियादी उसूलों जैसा ही है। जी। और जहां इतने अच्छे अभ्यास हैं, वहां कुछ आम गलतियां भी होंगी जिनसे बचने की सलाह दी गई होगी। स्रोत इन सामान्य गलतियों के बारे में क्या कहता है? गाइड के अनुसार सबसे बड़ी, सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती है कॉन्टेक्स्ट को नजरअंदाज करना। कॉन्टेक्स्ट? हाँ, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, डैक्स पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट पर चलता है। अगर एक एनालिस्ट ये भूल जाता है कि उसका फॉर्मूला किस रो कॉन्टेक्स्ट या फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के तहत काम कर रहा है, तो फॉर्मूला कोई एरर नहीं दिखाएगा। एरर नहीं दिखाएगा तो फिर वो बस एक पूरी तरह से गलत नंबर दे देगा। अरे बाप रे। और गलत डेटा के आधार पर लिए गए व्यावसायिक निर्णय कितने विनाशकारी हो सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। ये तो बहुत डरावना है। मतलब फॉर्मूला सही लग रहा है, पर जवाब गलत है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट का ध्यान नहीं रखा गया। बिल्कुल। दूसरी आम गलती है फॉर्मूले को जरूरत से ज्यादा जटिल बनाना, उसे ओवर कॉम्प्लिकेट करना। अक्सर लोग अपनी काबिलियत दिखाने के लिए एक ही लाइन में दुनिया भर के फंक्शंस ठूंस देते हैं। गाइड कहती है कि सरलता ही सबसे अच्छी कुंजी है। कीप इट सिंपल। बिल्कुल। और तीसरी बड़ी गलती वही है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, इटरेटर्स का अत्यधिक और बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना, जिससे पूरी रिपोर्ट की स्पीड धीमी हो जाती है। हाँ, वो समएक्स वाली बात। ये पूरी चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है। रॉयल रिसर्च के इस गाइड ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि डैक्स में कैलकुलेट, फिल्टर, समएक्स और टाइम इंटेलिजेंस जैसे फंक्शंस को समझना महज एक तकनीकी कौशल नहीं है। ये कच्चे डेटा को एक ऐसी कहानी में बदलने की कला है जो व्यवसायों को दिशा दिखाती है। इन फंक्शंस की बुनियादी बनावट से लेकर इनके सबसे उन्नत उपयोग और सर्वोत्तम अभ्यासों तक ये बात समझ में आती है कि सही टूल और सही सोच के साथ डेटा से वो रहस्य निकाले जा सकते हैं जो किसी कंपनी का भविष्य तय कर सकते हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? आज हमने रॉयल रिसर्च के इस स्रोत के आधार पर फॉर्मूलों, फिल्टर और टाइम इंटेलिजेंस की इस तकनीकी गहराई को समझा। हाँ, हमने देखा कि कैसे कॉन्टेक्स्ट ही वो धुरी है जिस पर डैक्स घूमता है। लेकिन अगर हम आज की तेजी से बदलती दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति को ध्यान में रखकर थोड़ा आगे की सोचें, तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। कैसा विचार? सोचिए, यदि डैक्स में टाइम इंटेलिजेंस और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का उपयोग करके डेटा के इतिहास और भविष्य को इतने सटीक तरीके से मोड़ा जा सकता है, तो क्या आने वाले कुछ सालों में डेटा एनालिस्ट का मुख्य काम कीबोर्ड पर ये लंबे लंबे फॉर्मूले लिखना रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। आज एआई इतने एडवांस हो चुके हैं कि वे जटिल कोड खुद जनरेट कर सकते हैं। अगर मशीनें भविष्य में इन सभी तकनीकी डैक्स फॉर्मूलों को खुद ब खुद और बिना किसी सिंटैक्स एरर के लिखने लगे, तो क्या होगा? तो फिर इंसानों का क्या काम बचेगा? वही, क्या तब एक इंसान की भूमिका सिर्फ उस सही कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को तय करने तक सीमित रह जाएगी? तकनीकी कोड और सिंटैक्स शायद मशीनें लिख लें, लेकिन उस डैक्स के पीछे जो व्यावसायिक लॉजिक है, ये समझना कि किस समस्या के लिए कौन सा सवाल पूछना है, क्या वही इंसान की सबसे बड़ी और अपूरणीय ताकत बन जाएगी? ये वाकई एक ऐसा मजार है जो डेटा एनालिटिक्स की दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। तकनीक कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, डेटा के पीछे का इंसानी तर्क, सही संदर्भ सेट करने की क्षमता और सही सवाल पूछने की कला ही शायद हमेशा सबसे अहम रहेगी। बिल्कुल। कोड मशीन का हो सकता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हमेशा इंसान का रहेगा। इसी बेहद गहरे सवाल और रॉयल रिसर्च की इस शानदार गाइड के विस्तृत विश्लेषण के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। डेटा की इस दुनिया और भविष्य में हमारी भूमिका के इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।